हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2019 में मैथ्स में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया है, जो नॉर्मलाइज होकर के 244.44 हो गया था। और इंग्लिश में मेरा स्कोर था 193.75, जो नॉर्मलाइज होकर 196.33 हो गया था। दोस्तों, आज यहाँ मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूँ और साथ साथ इंग्लिश की एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी आपको इंग्लिश में अगर जीरो पे हो तो हीरो लेवल पे ले जाने वाली रहेगी। इस स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, अगर आपको इंग्लिश में ऐसा लगता है कि आप इसको नहीं कर पाओगे या फिर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उस पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक इशू को, एक एक प्रॉब्लम को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और एक एक सोर्स यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है ना? सिर्फ सब्जेक्ट की तरह ना लेकर, एक लैंग्वेज की तरह लेकर इंग्लिश को ओवरऑल हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे सारी प्रॉब्लम्स को। क्योंकि दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम में इंग्लिश में मेंस में जो वेटेज है इंग्लिश का, वो सबसे ज्यादा है चारों सब्जेक्ट के अंदर। ये आप लोग जानते ही हो। 135 मार्क्स का इंग्लिश आता है आउट ऑफ 390। तो अगर इंग्लिश में आप वीक हो, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, तो एसएससी सीजीएल क्लियर करने में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे हम स्ट्रेटजी, वो यही रहेगी कि किस तरह से आप इंग्लिश में अपना स्कोर एक अच्छे लेवल तक ले जा पाओ। और बहुत ऑनेस्टली मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, जो मैंने खुद सोर्सेज फॉलो किए, जो मेरी स्ट्रेटजी रही, जो मैंने तैयारी में चीजें फॉलो की, वो सारी की सारी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी रहने वाली है हाउ टू स्कोर 95 to 100% इन इंग्लिश। अगर प्री की बात करूं तो 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 125 प्लस तक कैसे आप जा सकते हो इंग्लिश में, जरा उस बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा स्कोर कार्ड 2019 सीजीएल का। मैथ्स में दोस्तों मेरा स्कोर 200 में से 200 था, जो नॉर्मलाइज होकर 244.44 हो गया। और इंग्लिश में मेरा स्कोर था 193.75, जो नॉर्मलाइज होकर के हो गया 196.06। और दोस्तों, इंग्लिश में मैंने एक बार नहीं 2 बार 195 प्लस स्कोर किया 200 में से। तो आपको यहाँ पर मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, बहुत ऑनेस्टली एकदम दिल से वो स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, उसमें मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर इंग्लिश में ला सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात जब इंग्लिश की करनी है, तो पहले आपको रिलैक्स होकर के इस तरह देखना है चीजों को कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश भी हमारी एक लैंग्वेज है। जैसे कि कोई और अदर लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। उसको लैंग्वेज की तरह लेना है। ठीक है, उसके बेसिक्स को समझना है और कंफर्टेबल होना है। यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट फर्स्ट। पहले आप थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करो। इंग्लिश से जो डर लगता है, उस डर को कम करने की कोशिश करो। ठीक है ना? बार बार आपको ये रिपीट नहीं करना है कि इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश मेरी वीक है। मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं अरे इंग्लिश तो मेरी वीक है, इसमें मेरा स्कोर नहीं होगा। तो इस तरह से चीजें कैसे इंप्रूव होंगी? आपको पहले कंफर्टेबल होना है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि बचपन से ही कभी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी नहीं जाती है। हमारे यहाँ बोला जाता है मैथ्स का स्कोर बताओ, मैथ्स में कितने मार्क्स आए। जब भी किसी हम छोटी क्लास में रहते हैं, यही पूछा जाता है हमसे, मैथ में अच्छा स्कोर आया तो ठीक है। इंग्लिश कभी प्रायोरिटी बन ही नहीं पाई, इसीलिए इंग्लिश में कभी स्कोर इतना आता नहीं है। इंग्लिश इतनी अच्छे से आती नहीं है। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी नहीं आती, एज अ सब्जेक्ट भी इसीलिए इंप्रूव नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी प्रायोरिटी नहीं बनी। सीधी बात है ना? तो आप इस तरह देखो कि मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं बन पाई इंग्लिश। ठीक है, तो अब बनाऊंगा मैं या अब बनाऊंगी, है ना? अब इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको समझना है। ठीक है, इससे कंफर्टेबल होना है। पहला काम है कंफर्टेबल होना इससे। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका है? अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक फील करते हो, तो आप क्या करो, एनसीईआरटीज पढ़ो। पहले एनसीईआरटीज पढ़ो, है ना? पहले एनसीईआरटी उठा के लाओ, 7th 8th की, 9th 10th की, 11th तक एनसीईआरटी लाओ। ठीक है, न्यूज पढ़ो, कुछ टॉपिक आप अपने देखो। न्यूज में भी आपको अगर बोरियत हो रही है, आप उसमें बोर्डम फील कर रहे हो, तो आप स्पोर्ट्स वाली न्यूज पढ़ लो ना। आप स्पोर्ट्स वाली न्यूज पढ़ लो।
ठीक है ना। आप मूवीज रिलेटेड, साइंस एंड टेक रिलेटेड आप न्यूज देखो पहले, तभी तो धीरे धीरे हैबिट बनेगी पढ़ने की। अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे, सीधे एडिटोरियल उठाओगे तो शायद आप बोर हो जाओ। इसलिए पहले आप अपनी स्पोर्ट्स वाली देखो, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आता है, कुछ आप इस तरह से देखो, साइंस एंड टेक की नई नई डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आप बुक्स भी ट्राई कर सकते हो। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक है विंग्स ऑफ फायर, वो ट्राई करो, है ना। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, आप उसको ट्राई करो। ठीक है, पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट बनाओ, है ना। आप कुछ नॉवल हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, जहां से भी आपको लगता है कि यहां से मुझे पढ़ना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। ये इतने सारे ऑप्शन है, इसमें कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट करो जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जैसे टेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आई विल बी गोइंग टू मुंबई, है ना, आई विल गो टू मुंबई, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, कौन सा टेंस कहां है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर दूंगा कि क्या हमारे सोर्सेज होने चाहिए, क्या हमारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं। भाई इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर का पार्ट है, रीडिंग का पार्ट है और वोकैब का पार्ट है। अगर 3 पार्ट में तोड़ूं तो मैं ग्रामर है, वो रीडिंग है और वोकैब है। पहले सोर्सेज बताने से पहले जरा मैं एक चीज यहां पर आपको बताता हूं कि क्या वेटेज इस टाइम पर है, वेटेज किस तरह से है इस टाइम पर, क्या वेटेज चल रहा है एग्जाम का। अगर लेटेस्ट ट्रेंड हम देखें 2022 और 2023 में, अगर प्री की बात करें तो करीब 13 क्वेश्चन मेरे वोकैब से पूछे गए, 6 से 7 क्वेश्चन पर, मतलब ये एवरेज है ना, ये एवरेज है, पर पेपर यहां से पूछे गए ग्रामर से, और 5 क्वेश्चन मेरे कॉम्प्रीहेंशन के रहे, या फिर मैं कहूं क्लोज टेस्ट के। क्लोज टेस्ट आया, 5 क्वेश्चन वहां से आए प्री में। लेकिन मेंस में ये चीज एकदम बदल जाती है। मेंस में क्या होता है, देखो वोकैब 13 की है, ठीक है, वोकैब से 13 क्वेश्चन, यहां से ग्रामर 13 क्वेश्चन, लेकिन जो मेरा रीडिंग वाला पार्ट है वहां से करीब करीब 19 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, जिसमें पैसेज रहेगा और क्लोज टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जो मेरा रीडिंग वाला पोर्शन है, रीडिंग वाला पोर्शन है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी ही होगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू डेवलप ए रीडिंग हैबिट, है ना, यू हैव टू इनहांस योर रीडिंग हैबिट्स, यू हैव टू डेवलप ए रीडिंग हैबिट। शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, शुरू शुरू में हर काम मुश्किल ही होता है, शुरू शुरू में कोई भी काम आसान नहीं होता है। ठीक है ना, लोग जिम जाते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा पेन होता है, ठीक है ना, उठा भी नहीं जाता है। कोई एक्सरसाइज आप करते हो, कोई भी काम आप स्टार्टिंग में करते हो, मुश्किल ही लगता है, ऐसा लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप धीरे धीरे जब उसमें अच्छे होने लगते हो, धीरे धीरे थ्रेशोल्ड पार कर लेते हो, तो आप उसमें मजा आने लगता है आपको, आप उसमें अच्छे होने लगते हो। इसी तरह से रीडिंग का है कि आपको आर्टिकल पढ़ने स्टार्ट करने होंगे, आपको आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे, आपको द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के, जहां से भी आपको सूट कर रहा है, आपको एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे। क्योंकि होता क्या है, कई बार पैसेज जो होता है वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में से ही बनता है एग्जाम के अंदर। सही बात है, ये न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में से ही सीधे सीधे वहां पर कॉम्प्रिहेंशन बन के आ जाता है, क्लोज टेस्ट भी कई बार वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको काम करना ही है, रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो आप, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल अच्छे होते हैं, आप द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने की थोड़ी थोड़ी आदत डालो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 15 से 20 मिनट दिन का वहां देना होगा, और आपकी रीडिंग हैबिट वहां से डेवलप होगी। और जो मैंने अभी पीछे सोर्सेज बताया, वहां से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां से रीड करो, और फिर आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर प्रैक्टिस कहां से करनी है, पढ़ तो लिया, लेकिन प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जहां तक रीडिंग के पोर्शन की बात है, आप प्रीवियस ईयर को पहले उठाना है। प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी कर सकते हो, किरण की बुक आती है, पिनेकल की बुक आती है, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके करो। ठीक है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो, या फिर पैरा जंबल हो, पहले प्रीवियस ईयर आप करो। ठीक है, PQRS है, बहुत प्रॉब्लम आती है PQRS में, और जरूर एक ना एक गलत भी हो जाता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। रीडिंग हैबिट डेवलप करने से सिर्फ काम नहीं बनता, आपको PQRS की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन सबसे पहले
कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, सबसे पहला काम कौन सा होता है? PYQ प्रैक्टिस। ये मैं पहले भी बोला है और बार बार आपको ये मैं बोलता रहूंगा। सबसे पहले PYQ प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको मॉक टेस्ट दे दे के यहाँ पर अपनी कमांड बनानी है रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में आप कमांड बनाओगे तो आपको दोनों में फायदा होगा, आपकी वोकैब भी इंक्रीज होगी और आपको ग्रामर में भी फायदा होने वाला है अगर आप रीडिंग सेक्शन अपना अच्छा करोगे तो। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रामर वाले पार्ट पे। ग्रामर में क्या क्या आता है भाई? हमारा एरर डिटेक्शन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और फिर इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ग्रामर को किस तरह से अप्रोच करना है? ग्रामर में आप बेसिक रूल्स के लिए आप चाहें तो नीतू सिंह मैम की बुक उठाओ या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की जो बुक है, इसमें भी आपको बेसिक रूल मिल जाएंगे, इसमें भी आपको बेसिक रूल मिल जाएंगे। फिर लेकिन जो प्रैक्टिस की बात आती है ना, प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की जो किताब है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेट रहते हैं वेरियस एग्जाम्स के, सारे एग्जाम्स के बहुत सारे सेट इसमें रहते हैं। मैंने खुद मिरर ऑफ कॉमन एरर से बार बार प्रैक्टिस की। तो यहां पर होता पता है क्या है? आपने एक बार रूल पढ़ लिए, ठीक है, आप रूल भूल जा रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो आपको फिर बाद में रूल याद नहीं रहेंगे। लेकिन मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक लगाने से पता है क्या होता है? मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक आप लगाओगे तो बार बार जो सेम रूल इतनी बार रिपीट होगा ना क्वेश्चन की फॉर्म में कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको लगा लाला तो इंग्लिश जिंगा लाला। ठीक है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रैक्टिस करो। मिरर ऑफ कॉमन एरर से जब आप एरर्स को लगाओगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे रूल दिमाग में सेट हो जाएंगे। और साथ साथ आप क्या करो? क्विज देना स्टार्ट करो। ठीक है, क्विज दो, आप अड्डा 24/7 पे दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पे ज्यादा से ज्यादा क्विज दो जिससे एरर डिटेक्शन, ठीक है ना, और ये जो है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ऐसे हो जाए कि आप यहाँ पर गलती करना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, इसीलिए क्या करना है प्रैक्टिस में? मिरर ऑफ कॉमन एरर से खूब सारे सेट लगाने हैं और क्विज देनी है अड्डा 24/7 या फिर टेक्स्ट बुक, जहां से भी आपको सूट करे। ठीक है, अगला जो मेरा पार्ट आता है ये उतना ही परेशान करता है, एक तरीके से कहूं कि ये बहुत ज्यादा परेशान करता है क्योंकि वर्ड्स याद नहीं होते हैं, वोकैब याद नहीं होती है। वोकैब में क्या क्या रहता है भाई? सिनोनिम, एंटोनिम है, ठीक है, इडियम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर आता है, स्पेलिंग चेक करनी होती है कि सही है या गलत है, और फ्रेजल वर्ब भी आते हैं जो कि कभी एक का दुक्का कहीं कहीं आता है। ठीक है, तो इनको कैसे अप्रोच मुझे करना है? सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, ये जो ब्लैक बुक आपको उठानी है या आप नीतू मैम की बुक या जिससे भी आप कर रहे हो, या फिर एक MB पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, सब एक ही चीज है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर भी क्या करना है? जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पहले उन पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले उनको याद करना है। ब्लैक बुक में भी रिपीटेड दिए हुए हैं कि मोस्ट रिपीटेड हैं, आपको पहले उन्हें उठाना है, उन्हें अच्छे से करना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे जिस तरह से याद करते हैं। कुछ बच्चे रूट वर्ड से याद करेंगे, ठीक है ना, रूट वर्ड इस वर्ड का है, वहां से वर्ड ड्राइव हो गए। कुछ बच्चे सफिक्स प्रीफिक्स से याद करेंगे, जैसे कि प्रीफिक्स हो गया एंटी, तो वहां से बन गया एंटीपैथी, एंटी क्लाइमैक्स, है ना, इस तरह से चीजें बन गई। कुछ सफिक्स रहते हैं, तो ये सारे तरीके होते हैं वर्ड को याद करने के। लेकिन दोस्तों मैंने तो इस तरह से याद की कि जैसे वर्ड देखा और उसका देखा एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल अगर आप देख लोगे एक बार, अगर आपने ये देख लिया कि वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, तो आप उसको कभी नहीं भूलते हो। तो मैंने क्या करता था कि जैसे कि कोई वर्ड है एलोक्वेंट, मान लो एलोक्वेंट कोई वर्ड है, तो उसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आप इस तरह से एग्जाम्पल कुछ बनेगा कि शशि थरूर इज एन एलोक्वेंट स्पीकर। ठीक है, जैसे कि मेलेफुलस है तो सुनिधि चौहान वॉइस इज मेलेफुलस। इस तरह से जो एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह से जो चीजें होती हैं, अगर आप एक बार खुद कहीं पर यूज कर लेते हो ना वर्ड को, तो आप कभी नहीं भूलते हो। इसीलिए आप ट्राई करो कि आप उस वर्ड को कहीं ना कहीं यूज कर सको। जब आप इस तरह से चीजों को करोगे, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ज्यादा जुड़ोगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे लैंग्वेज के साथ, और आपकी जो तैयारी है वो अलग लेवल पर चली जाएगी। जो वोकैब को याद करने का आपका तरीका है वो इस तरह का बन जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके के आप जो है मेथड डेवलप करो कि आप उन चीजों को कभी भूलो नहीं। ठीक है, मरियम वेबस्टर की एक डिक्शनरी की ऐप रहती है, वहां से मैं
एग्जाम्पल या ऐसे देखता था, उनके मीनिंग देखता था, और वहां पर जो इसके सारे सिनोनिम्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। जो सारे सिनोनिम होंगे किसी वर्ड के वो भी वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि स्टबर्न है तो उसका सिनोनिम रहेगा एडमेंट, है ना। तो सारे के सारे वहां पर आपको सिनोनिम भी मिलेंगे, एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो इस ऐप को, इस डिक्शनरी ऐप को मैं फॉलो करता था, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो सबसे पहले, और उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको किस तरह से अप्रोच करनी है इन द स्टार्टिंग। और फिर आप जब धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हो तो आपको चीजों को अपनी इन्हांस करना है, आपको अपनी तैयारी को इन्हांस करना है, अपनी प्रैक्टिस को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। सबसे जरूरी चीज रहेगी, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, मैंने आपको बताया कि आप प्रैक्टिस करो मिरर ऑफ कॉमन एरर से, क्विज से। मैंने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो इस पे ही किया था, प्रैक्टिस पे। तो इंग्लिश की भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना यूज्ड टू होगे, उतना ज्यादा ही आप उसमें निखरते जाओगे, ठीक है। अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा तो आप सुन लो भाई, कोई न्यूज सुन लो इंग्लिश में, ठीक है, कोई पॉडकास्ट आप सुन लो इंग्लिश में, लेकिन आप इंग्लिश से जुड़ने की कोशिश करो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इंग्लिश में मुझे कंफर्टेबल होना है, इंग्लिश को मुझे अपनी बेहतर बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से इंग्लिश की एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी, किस तरह से 2024 में आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना है। इंग्लिश में आपको अपना स्कोर 125 प्लस तक ले जाना है मेंस में, प्री में आपको 50/50 में लाने की ट्राई करना है, उतना आपका आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक करना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, वो तो आपको होने ही होने चाहिए, सारे के सारी वो क्या प्रीवियस ईयर की याद करो, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होती है स्पेशली इन प्रीलिम्स। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो 3 स्टेप में अगर मैं बात करूं तो गेट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, ठीक है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एरर्स एंड अदर टॉपिक्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में अगर मैं समराइज करूं तो यही समरी बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं अनुराग शर्मा अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर से मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए सेशन के साथ, कुछ नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।